कहानी की शुरुआत में हमें होंडुरास के एक बहुत ही गरीब इलाके को दिखाया जाता है। यहाँ में सेरा नाम की एक जवान लड़की को दिखाया जाता है जो एक बैग में अपना सामान पैक कर रही होती है। दरअसल सेरा एक बहुत ही लंबे और अनजान सफर पर जाने की तैयारी कर रही है। वो अपने फादर और चाचा के साथ अमेरिका जाने वाली है। सेरा के फादर, जिनका नाम होराशियो है, वो अमेरिका से डिपोर्ट होकर वापस होंडुरास आए थे और अब वो अपनी फैमिली को लेकर न्यू जर्सी जाना चाहते हैं। होराशियो का इरादा है कि वो अपनी बेटी सायरा और अपने भाई ऑर्लैंडो को सेफली न्यू जर्सी तक पहुंचाएं ताकि उन्हें एक बेहतर जिंदगी मिल सके। लेकिन सेहरा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती क्योंकि उसने अपने फादर को बहुत वक्त से नहीं देखा था और ये नया सफर उसे बहुत डरा रहा होता है। वो अपने फादर के साथ ठीक से बात भी नहीं कर पाती और आशियो सेहरा को समझाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सेहरा इस अनजान सफर और खतरों को लेकर मेंटली परेशान होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मेक्सिको के एक शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ MS-13 नाम के एक गैंग का राज है। यहाँ में कैस्पर नाम का एक जवान लड़का दिखाया जाता है जो इस गैंग का हिस्सा है। कैस्पर का असली नाम विली है लेकिन गैंग के अंदर सब उसे कैस्पर कहते हैं। अब इसके बाद कैस्पर एक छोटे से 12 साल के बच्चे को, जिसका नाम स्माइली है, अपने गैंग लीडर लिल मोंगो से मिलवाने के लिए उनके ठिकाने पर लेकर आता है। लिल मेको के पूरे चेहरे पर और बॉडी पर टैटूज बने होते हैं और उसका डर पूरे इलाके में फैला होता है। वो स्माइली को घूर कर देखता है। लिल मेको उस छोटे बच्चे स्माइली को अपने गैंग में शामिल करने का फैसला करता है, लेकिन इसके लिए स्माइली को एक फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा। अब MS-13 गैंग में शामिल होने के लिए स्माइली को एक बहुत ही सख्त पनिशमेंट से गुजरना पड़ता है जिसे इनिशिएशन रिचुअल कहते हैं। गैंग के बाकी लड़के स्माइली को घेर लेते हैं और 13 सेकंड्स तक उसे बुरी तरह लातों और मुक्कों से पीटते हैं ताकि उसकी हिम्मत को टेस्ट किया जा सके। स्माइली इस पूरी पनिशमेंट को बर्दाश्त कर लेता है और जख्मी होने के बावजूद वो हार नहीं मानता। जिसके बाद लिल मेको उसे ऑफिशियली गैंग का हिस्सा बनाकर MS-13 का एक नया मेंबर डिक्लेयर कर देता है और अब सब उसे गैंग में वेलकम करते हैं। हालांकि कैस्पर इस गैंग का वफादार हिस्सा जरूर है, लेकिन उसकी एक छुपी हुई सीक्रेट जिंदगी भी है जहां वो मर्लिन नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता है। कैस्पर मर्लिन से छुपकर मिलता है और वो जानता है कि गैंग के स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से उनका इस तरह किसी बाहर लड़की से रिलेशन रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो अपनी रिलेशनशिप को लिल मैको और बाकी सब गैंग वालों से पूरी तरह छुपा कर रखता है ताकि मर्लिन उन क्रिमिनल से सेफ रह सके। अगले सीन हम सेरा को देखते हैं जहाँ वो अपने फादर और अंकल के साथ एक वैन में बैठकर अपना सफर शुरू करती है। वो लोग इस वैन और बाद में कुछ कार राइड्स के जरिए सफर करते हुए एक बॉर्डर नदी के किनारे पहुंचते हैं जहां से उन्हें लीगल तरीके से आगे जाना होता है। अब सेरा और उसकी फैमिली पुराने टायर्स की ट्यूब्स पर बैठकर इस नदी को पार करते हैं जो दिखने में बहुत ही मुश्किल और रिस्की लग रहा होता है। नदी पार करने के बाद जब वो लोग मेक्सिको की हदों में दाखिल होते हैं तो उन्हें अचानक बॉर्डर के करप्ट ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। ये ऑफिसर्स उन्हें अरेस्ट करके एक बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं जहाँ पहले से ही और भी बहुत सारे माइग्रेंट्स को पकड़कर रखा गया होता है। वहाँ ये करप्ट ऑफिसर्स इन मजबूर लोगों की चेकिंग करते हैं और उनके पास जो भी कीमती सामान और पैसे होते हैं वो जबरदस्ती उनसे छीन लेते हैं। सेरा और उसकी फैमिली के पास जो थोड़ी बहुत सेविंग्स होती हैं वो इन ऑफिसर्स के हाथों चली जाती है, लेकिन किसी तरह वो लोग वहाँ से आगे निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें स्माइली को दिखाया जाता है। उसे लिल मेको और गैंग के दूसरे मेंबर्स एक असली लोडेड बंदूक देते हैं। दरअसल लिल मेको चाहता है कि स्माइली राइवल गैंग मेंबर को मारकर अपनी लॉयल्टी कम्प्लीटली साबित करे ताकि कोई उस पर शक ना करे। कैस्पर और स्माइली उस दुश्मन गैंग मेंबर को ढूंढते हुए एक गली में जाते हैं। स्माइली डरते हुए आगे बढ़ता है लेकिन गैंग का प्रेशर और अपने नए स्टेटस की वजह से बंदूक निकालता है और बिना सोचे उस आदमी पर गोली चला देता है। उस राइवल मेंबर को वहीं मारने के बाद स्माइली पूरी तरह से बदल जाता है और वो अब इस क्राइम की दुनिया का एक एक्टिव और पक्का हिस्सा बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैस्पर गैंग के कामों से वक्त निकाल कर एक दिन मर्लिन से चुपके से मिलता है, लेकिन मर्लिन कैस्पर की इस गैंग लाइफ को लेकर बहुत परेशान होती है। एक दिन MS-13 गैंग की एक गैदरिंग होती है जहां कैस्पर और बाकी सब गैंग वाले जमा होते हैं और मर्लिन चुपके से कैस्पर का पीछा करते हुए उस गैदरिंग तक आ पहुंचती है, लेकिन वहां पर लिल मेको की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे गैंग के एरिया में अकेला देखकर उसके पास आ जाता है। लिल मेको मर्लिन को वहां से बाहर निकालने और एस्कॉर्ट करने के बहाने उसे सबसे दूर अकेले इलाके में लेकर चला जाता है जहाँ कोई उन्हें देख नहीं पाता। वहाँ पहुंचकर लिल मेको की नीयत खराब हो जाती है और वो मर्लिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर मर्लिन बहुत डर जाती है। इस खींचातानी में मर्लिन का बैलेंस अचानक बिगड़ता है। वो पीछे की तरफ गिरती है और उसके सर पर बहुत जोर से चोट लगती है। सर पर चोट लगने की वजह से मर्लिन की वहीं पर एक्सीडेंटली मौत हो जाती है और लिल मेको उसे वहीं मरा हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है।
कुछ देर बाद जब कैस्पर वहां पहुंचता है तो वो मर्लिन को वहां मरा हुआ देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन कैस्पर के पास वहां रोने का वक्त नहीं होता। वो जानता है कि ये किसने किया है और अगर उसने वहां कोई भी गुस्सा दिखाया तो गैंग उसे वहीं मार देगा। इसलिए कैस्पर अपने दुख और गुस्से को अंदर ही छुपा लेता है। लिल मैगो इस बात को एक एक्सीडेंट और छोटा सा इंसिडेंट समझकर रिएक्ट करता है। दूसरी तरफ हमें एक बहुत बड़ा ट्रेन स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ सीरा, उसके फादर और उसके चाचा ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। इस फ्रेट ट्रेन को माइग्रेंट्स की जबान में द बीस्ट कहा जाता है क्योंकि ये उनका आखिरी सहारा होती है अमेरिका तक लंबा सफर तय करने का। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर आती है और उसके रुकने से पहले ही वहाँ खड़े हजारों मजबूर लोग उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ये मंजर बहुत ही केओटिक होता है जहाँ मर्द, औरत और बच्चे भागते हुए उस जलती हुई ट्रेन के लाडर्स पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सेरा और उसके फादर पूरी ताकत लगाकर ट्रेन की सीढ़ियों को पकड़ लेते हैं और ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। छत पर पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और सेरा अपनी फैमिली के साथ वहीं ट्रेन की एक छोटी सी जगह पर सिक्योरली बैठ जाती है। हालांकि इस सफर में रात के वक्त डर, ठंड और भूख होती है, लेकिन बेहतर जिंदगी की उम्मीद उन्हें इस खतरनाक छत पर सफर करने की हिम्मत देती है। वहीं दूसरी तरफ लिल मैगो अपने गैंग के लड़कों कैस्पर और नए मेंबर स्माइली को लेकर उसी ट्रेन ट्रैक्स के पास आता है ताकि वो उन गरीब माइग्रेंट्स को लूट सके। लिल मैगो कहता है कि ट्रेन पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उनका बचा हुआ पैसा और सामान है और गैंग को इन सब को लूटना है ताकि उनका टारगेट पूरा हो। जिसके बाद लिल मैगो, कैस्पर और स्माइली उस आती हुई मूविंग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और सीधा ट्रेन की छत पर बैठे लोगों के पास पहुंचते हैं। लिल मैगो और गैंग वाले अपने हाथों में गन्स और हथियार लेकर ट्रेन की छत पर बैठे लोगों से जबरदस्ती उनके पैसे और सामान छीनना शुरू कर देते हैं। गैंग वालों को देखकर लोग बहुत डर जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए अपने थोड़े बहुत पैसे लिल मैगो के हवाले कर देते हैं। जब लिल मैगो सेरा और उसके फादर होरोशियो के पास पहुंचता है तो वो उनसे उनके पैसे मांगता है और होरोशियो डरकर अपने बचे हुए पैसे निकाल कर दे देता है। लेकिन लिल मैगो की बुरी नजर अचानक सेरा पर पड़ती है और वो उसके करीब आकर उसे घूरने लगता है जिससे सेरा बहुत ज्यादा डर जाती है। लिल मैगो सेरा को सबके सामने जबरदस्ती घसीट कर उठाने की कोशिश करता है और उसे अपने साथ नीचे ले जाने की धमकी देता है ताकि वो उसके साथ गलत काम कर सके। सेरा के फादर ये देखकर लिल मैगो के आगे हाथ जोड़ते हैं और उसे छोड़ने की भीख मांगते हैं, लेकिन लिल मैगो उन्हें बुरी तरह मारता है। ये देखकर सेरा रोते हुए मदद के लिए चीखती है, लेकिन कोई भी दूसरा माइग्रेंट गैंग के डर से आगे आकर उनकी मदद नहीं करता। कैस्पर ये सब देख रहा होता है और उसके अंदर अपनी गर्लफ्रेंड मर्लिन की मौत का गुस्सा पहले से ही उबल रहा होता है जिसे उसने दबा कर रखा था। कैस्पर अब लिल मैगो के बर्ताव को और बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसका दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है। कैस्पर चुपचाप अपनी वेस्ट से एक बड़ा सा छुरा निकालता है और वो बिना कोई आवाज किए पूरी ताकत से उस छुरे से लिल मैगो के सर पर हमला कर देता है जिससे लिल मैगो की वहीं पर ही मौत हो जाती है। कैस्पर अपने ही लीडर को मारकर उसकी लाश को ट्रेन की छत से नीचे फेंक देता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि सब हैरान रह जाते हैं। स्माइली ये पूरा मंजर अपनी आंखों से देखता है और डर के मारे फौरन ट्रेन की छत से कूदकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब कैस्पर को अंदाजा हो जाता है कि उसने गैंग के सबसे बड़े और डरावने लीडर को मारा है और उसने रूल्स तोड़े हैं। कैस्पर जानता है कि अब MS-13 गैंग उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा और उसकी मौत अब पक्की हो चुकी है क्योंकि गैंग गद्दारी माफ नहीं करता। इसके बाद कैस्पर सब लोगों से दूर होकर ट्रेन की छत के आखिरी कोने में अकेला बैठ जाता है और अपने छुरे को अपने पास रखकर खामोश हो जाता है। सेरा ने ये पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा और वो समझ जाती है कि इस अनजान लड़की ने अपनी जान पर खेलकर उसकी और उसके फादर की इज्जत बचाई है। सेरा के दिल में कैस्पर के लिए एक अजीब सी हमदर्दी और भरोसा पैदा हो जाता है क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर उनकी मदद की थी। सेरा अपनी जगह से उठती और कैस्पर के पास आकर बैठ जाती है। कैस्पर अभी भी सदमे और सोच में डूबा होता है। तभी कैस्पर उसे देखता है और उसे फौरन वहाँ से चले जाने को कहता है। कैस्पर सेरा को समझाता है कि गैंग अब उसके पीछे आएगा और जो भी उसके साथ रहेगा वो भी उन गैंग वालों के हाथों मारा जाएगा। लेकिन सेरा उसकी वार्निंग को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने उसकी जिंदगी बचाई है और वो उसकी शुक्रगुजार है। अगले सीन हम देखते हैं कि स्माइली भागकर वापस अपने गैंग के हाइड आउट ठिकाने पर पहुंच जाता है और वहां गैंग के दूसरे बड़े लीडर एल सोल को पूरी बात बता देता है। स्माइली बताता है कि कैस्पर ने गद्दारी की है और लिल मैगो को मारकर ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद वो ट्रेन पर ही मौजूद है। एल सोल इस खबर को सुनकर बहुत गुस्सा
गुस्से में आ जाता है और वो फौरन स्माइली और दूसरे मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि कैस्पर को ढूंढकर उसे जान से मार दिया जाए। इसके बाद एल सोल गैंग के लोगों को पूरे मेक्सिको के रास्तों, ट्रेन स्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर अलर्ट कर देता है कि गद्दार कैस्पर की तलाश शुरू की जाए। वो कैस्पर की फिजिकल डिटेल्स और गैंग साइंस सब जगह फैला देते हैं कि कैस्पर जहां भी किसी मेंबर को दिखे उसे बिना सोचे गोली मार दी जाए। दूसरी तरफ ट्रेन अपना सफर तेजी से तय कर रही होती है और सेरा और कैस्पर के बीच छत पर धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। कैस्पर उसे अपनी जिंदगी का सच बताता है और बताता है कि कैसे वो उस गैंग में फंस गया था, जहाँ से निकलने का और नॉर्मल लाइफ जीने का कोई रास्ता नहीं होता। सेरा उसकी आंखों में उदासी देखती है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। वो बताती है कि वो अपने फादर के साथ न्यू जर्सी जा रही है ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सके। ट्रेन की छत पर बैठे हुए लोग एक दूसरे के साथ खाना शेयर करते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने आने वाले मौत और डर को भूल जाते हैं। तभी अचानक ट्रेन जब अपने रास्ते पर जा रही होती है तो आगे रास्ते में इमिग्रेशन पुलिस की रेड पड़ जाती है, जो आमतौर पर इन ट्रेन पर होती है। अब ट्रेन जैसे ही रुकती है, पुलिस वाले ट्रेन के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ बहुत ज्यादा भगदड़ और पैनिक मच जाता है और सब लोग अपनी जान बचाकर ट्रेन से कूदकर खेतों और जंगल की तरफ तेजी से भागने लगते हैं। कैस्पर और सीरिया भी इस रेड से बचने के लिए ट्रेन से उतरते हैं और पुलिस की पहुंच से दूर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इस भागम भाग और इमिग्रेशन पुलिस की चेस के दौरान हिरोशियो चलती ट्रेन के करीब से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और आशियो ट्रेन से गिर जाते हैं और उस हादसे में उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर सेरा पूरी तरह से टूट जाती है। बाद में जब सेरा एक सेफ शेल्टर में पहुंचती है तो वहां डोनाल्ड नाम का एक आदमी उसे बताता है कि उसके चाचा डिपोर्ट हो गए हैं और उसके फादर की भी अब मौत हो चुकी है। हिरोशियो की मौत और चाचा के डिपोर्ट होने की वजह से सेरा इस अनजान देश में पूरी तरह से अकेली रह जाती है। सेरा बुरी तरह रोने लगती है क्योंकि अब उसके पास कैस्पर के अलावा और कोई दूसरा सहारा नहीं होता जो उसे सफर में बचा सके। कैस्पर उसे इस मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है और उसे वादा करता है कि वो उसे सही सलामत अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ गैंग के लड़के अलग अलग स्टेशन पर कैस्पर की तलाश में घूम रहे होते हैं और हर आने जाने वाली ट्रेन पर नजर रखे हुए होते हैं। सेरा और कैस्पर छुपते छुपाते एक और नई ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं जो नॉर्थ बॉर्डर की तरफ जा रही होती है। कुछ देर बाद ट्रेन छोटे स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकती है, जहाँ कैस्पर सेरा के लिए खाना और पानी लेने के लिए नीचे उतरता है। वो स्टेशन पर खाना लेने जाता है, लेकिन वहाँ पर MS-13 गैंग के कुछ लड़के पहले से ही खड़े होते हैं जो माइग्रेंट्स और लोगों को चेक कर रहे होते हैं। तब उन गैंग के लड़कों की नजर अचानक कैस्पर पर पड़ जाती है और वो उसे पहचान लेते हैं कि यही वो गद्दार है जिसे एल सोल ने मारने का ऑर्डर दिया है। जिसके बाद वो फौरन अपने हथियारों के साथ उसके पीछे भागती हैं और कैस्पर वहां से पूरी ताकत लगाकर वापस ट्रेन की तरफ भागता है। कैस्पर ट्रेन की तरफ दौड़ता है जो अभी स्टेशन से धीरे धीरे स्पीड पकड़कर चलना शुरू हो चुकी होती है और गैंग वाले उसके बिल्कुल पीछे भाग रहे होते हैं। अब इससे पहले कि गैंग वाले लड़के कैस्पर को पकड़ पाते, कैस्पर बहुत तेजी से जंप करके मूविंग ट्रेन की लालर पकड़ लेता है और वापस छत पर चढ़ जाता है। कैस्पर को अंदाजा हो जाता है कि अब उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि गैंग को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और ट्रेन का पता चल चुका है। वो सेरा के पास वापस आकर उसे दोबारा समझाता है कि उसके साथ रहना सेरा की सबसे बड़ी गलती होगी और उसे अब अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। लेकिन सेरा उसके साथ जिद करती है और उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो दोनों मिलकर इस आखिरी मुश्किल से भी निकल जाएंगे। दरअसल सेरा जानती है कि अगर कैस्पर ने उसका साथ छोड़ दिया तो वो अकेली इस बॉर्डर को क्रॉस करके न्यू जर्सी कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। और दूसरी वजह ये भी होती है कि सेरा अब कहीं न कहीं कैस्पर को पसंद करने लगी है। अब ट्रेन धीरे धीरे चलते हुए नॉर्दर्न बॉर्डर के करीब पहुंचने लगती है, जहां उनका लंबा और तकलीफदेह सफर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है। वहां पहुंचकर कैस्पर और सेरा ट्रेन से उतरते हैं और एक लोकल सेफ हाउस में जाकर रुकते हैं जो माइग्रेंट्स को बॉर्डर पार करवाने के लिए बनाया गया होता है। कुछ देर बाद कैस्पर वहां एक लोकल स्मगलर से मिलता है जिसका नाम लेचे होता है, ताकि वो सेरा को सेफ तरीके से नदी पार करवा दे। कैस्पर लेचे से डील करता है कि वो सेरा को सेफली बॉर्डर क्रॉस करवाएगा और उसके बदले में कैस्पर उसे सेरा का कीमती कैमरा पेमेंट के तौर पर दे देता है। कैस्पर उस स्मगलर से डील तो कर लेता है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि वो खुद उसके साथ आगे नहीं जाएगा। वो ये डील सिर्फ सेरा के लिए करता है। दूसरी तरफ गैंग के लड़कों को उस नॉर्दर्न शहर और सेफ हाउस का पता चल जाता है और एल सोल स्माइली को आगे भेजता है। एल सोल स्माइली को ऑर्डर देता है कि वो कैस्पर को ढूंढकर उसे गोली मार दे, ताकि स्माइली का इनिशिएशन प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। अब इसके बाद स्माइली अपने गैंग मेंबर्स के साथ उस इलाके में पहुंच जाता है जहाँ कैस्पर और सीरिया रुके होते हैं। सेरा को लगता है कि कैस्पर भी उसके
साथ अमेरिका आएगा और दोनों मिलकर न्यू जर्सी में एक नई और पीसफुल जिंदगी शुरू करेंगे। इस बार उसे आखिरी बार बहुत अच्छे से देखता है और उसे गुड बाय कहता है, जिसके बाद सेरा को ना चाहते भी उस स्मगलर के साथ नदी में उतरना पड़ता है। सेरा धीरे धीरे तैरकर उस ठंडे पानी में आगे बढ़ती है और बॉर्डर की तरफ निकल जाती है, जबकि कैस्पर वहीं किनारे पर उसे देखता हुआ अकेला खड़ा रहता है। तभी अचानक पीछे से स्माइली और गैंग के 2 लड़के वहां पहुंच जाते हैं और कैस्पर को चारों तरफ से घेर कर उस पर बंदूक तान लेते हैं। कैस्पर के चेहरे पर अब बिल्कुल भी डर नहीं होता, वो उस मौत के लिए पहले से ही तैयार था और उसने अपनी मर्जी से सेरा के लिए कुर्बानी दे दी थी। कैस्पर उनकी तरफ मुड़ता है और बिना कुछ बोले खड़ा रहता है। तभी स्माइली अपने हाथों में बंदूक पकड़े आगे आता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं क्योंकि कैस्पर ने ही उसे MS-13 गैंग में शामिल करवाया था। गैंग के दूसरे लड़के स्माइली पर प्रेशर डालते हैं और उसे गोली चलाने को कहते हैं। कैस्पर बिल्कुल शांत खड़ा होकर स्माइली की आंखों में देखता रहता है और अब स्माइली बंदूक का ट्रिगर दबा देता है। जैसे ही कैस्पर को गोली लगती है वो फौरन जमीन पर गिर जाता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। हालांकि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया था और ह्यूमैनिटी का कर्ज अदा करके वो आजाद हो चुका था। दूसरी तरफ सेरा गोली की आवाज सुन लेती है और वो पानी में वहीं रुककर बहुत इमोशनल हो जाती है। सेरा को फौरन समझ में आ जाता है कि कैस्पर ने उसे बचाने के लिए खुद को गैंग के हवाले कर दिया और अपने हिस्से की जान दे दी। स्माइली और गैंग की लड़की अपना काम पूरा करके वहां से चले जाती हैं और कैस्पर की लाश वहीं नदी के किनारे पड़ी रह जाती है। आखिर में दिखाया जाता है कि सेरा अमेरिका के बॉर्डर में सेफली इंटर हो चुकी है। सेरा मैकलिन टेक्सास के एक बड़े सुपर मॉल के पास चल रही होती है। सेरा उस सुपर मॉल के पास लगे एक पब्लिक पे फोन पर आती है और रिसीवर उठाकर येसिनिया को कॉल करती है। जब फोन उठता है तो वो येसिनिया को बताती है कि वो आखिरकार सेफली वहां पहुंच गई है और आगे का रास्ता ढूंढ रही है। उसकी इस जीत और बॉर्डर क्रॉस करने की खुशी में कैस्पर की मौत और अपने फादर के खून की उदासी साफ झलक रही होती है, लेकिन वो जानती है कि उसे अब इस नई जिंदगी को वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये जिंदगी उसे 2 लोगों की कुर्बानी के बाद मिली है। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।